अमेज़न नदी में एक से एक आदमखोर जीव रहते हैं। इसके एक सबसे स्याह कोने में रहता है एक डायनासोर। कहते हैं कि एक विशाल मछली के अंदर एक शैतान आत्मा समा गई है। इंसान से भी लंबी उस मछली का पूरा शरीर शल्कों से ढका है और वो अपने शिकार को हड्डी से बनी जबान से कुचल डालती है। लेकिन मांसपेशियों से भरे उस शरीर का मुख्य हथियार है उसकी ताकत। मैं हूं जेरेमी वेड, एक बायोलॉजिस्ट और एक माहिर मछुआरा। मैं इस मछली का सामना एक बार पहले भी कर चुका हूं। हे! पिछली बार मैं हार गया था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। हाँ! मैं पिछले 15 साल से अमेज़न में आ रहा हूं और यहां एक कहानी बार बार सुनी है, एक मछुआरे के गायब हो जाने की। मुख्य नदी से काफी दूर अमेज़न की एक सहायक नदी में एक अनहोनी हुई। लोग कहते हैं कि अचानक ही एक जीव पानी से बाहर आया और उसने उस मछुआरे को उसकी डोंगी से गिरा दिया। लेकिन कोई चश्मदीद गवाह न होने की वजह से ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि हमला किस जीव ने किया था। क्या अमेज़न में वाकई ऐसा कोई जीव है जो इस तरह का जानलेवा हमला कर सकता है? और अगर है तो वो कैसा है? एनाकोंडा, केमन और पिराना जैसे जीव तो जाने माने हत्यारे हैं। मैंने भी दुनिया की सैर की है और मैंने नदी के कुछ इतने बड़े जीव भी देखे हैं जो ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो क्या अमेज़न के इन आम संदिग्धों के बीच एक और नाम भी जुड़ गया है, एक ऐसा जीव जो अब तक पहचाने जाने से बचता रहा है? नदी में एक डोंगी तैरती हुई मिली थी, उसमें कोई नहीं था, मछुआरा गायब था। लोगों का पहला अंदाजा था कि उसे कोई केमन, मगर या एनाकोंडा खा गया है। पहला शक उनके ही ऊपर गया था। इस मामले के बारे में मैं भी सोच रहा था और मुझे लगा कि कहीं ये काम किसी और जीव का तो नहीं है। वो जीव ये भी हो सकता था। आप ही देखिए ना, ये है उस जीव का कवच। देखने में तो ये किसी सांप या फिर दूसरे सरीसृप जैसा लग रहा है, लेकिन आप शायद यकीन न करें कि ये एक मछली है, एक बहुत बड़ी मछली। ये एक एरापाइमा मछली की त्वचा है। इसके शल्क देखकर आप शायद ये कहें कि ये तो किसी डायनासोर का शल्क है, और आप गलत भी नहीं है, क्योंकि एरापाइमा असल में एक किस्म की डायनासोर ही है। ये तो इस नदी में क्रिटेशियस काल से ही तैर रही है और ये जरा भी नहीं बदली। ये तो उस मछली का एक शल्क है। अब आप भी मानेंगे कि ये कम नहीं है, लेकिन वो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं, काफी बड़ी होती हैं। अब ये शल्क चाहे जिस जीव का भी हो, वो कितना खतरनाक होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज तक 10 फुट लंबी एरापाइमा पकड़ी जा चुकी है और उसे ही दुनिया की सबसे लंबी नदी का सबसे बड़ा दानव माना गया था। लेकिन हाल के वर्षों में उनका शिकार इतने बड़े पैमाने पर किया गया कि अब वो दुर्लभ हो चुकी हैं और ज्यादातर जगहों पर उनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन वो अमेज़न घाटी के हजारों किलोमीटर के दायरे में पाई जाती हैं। मुझे तो लगता है कि उन गुमशुदा लोगों में से कुछ को तो इन एरापाइमा मछलियों ने ही मार डाला होगा। अब मैं अपनी इस राय की जांच करने जा रहा हूं और अगर हो सका तो उनमें से किसी एक को पकड़ने की कोशिश भी करूंगा। मैंने अपना सफर शुरू किया मनाउस से, जो ब्राजीलियन अमेज़न का एक बड़ा ही बीहड़ शहर है। लेकिन मुझे याद रखना होगा कि मेरा सामना किन से है। उसके लिए मुझे पहले कैदी एरापाइमा मछलियों को देखना होगा और मैं जानता हूं कि वो कहां मिल सकती हैं।
वैसे तो अमेज़न नदी में जीवित एरापाइमा को देख पाना करीब करीब नामुमकिन ही है। नदी में काफी पानी है और वो बहुत गंदला भी है। ये है वो जगह, ये मनाउस शहर में बना एक बार है और यहां मुझे वो मछलियां दिख सकती हैं। इन्हें अपने सामने देखने का ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता है। ये आदिम जमाने की मछली किसी पत्थर या धातु के कवच से लैस लग रही है। इन मछलियों की एक और खासियत है, ये काफी लंबी होती हैं। इनका शरीर गोल और सुडौल होता है। घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारियों को ऐसे शरीर से बहुत फायदा होता है। ये कम दूरी तक बहुत तेजी से तैर सकती हैं। एरापाइमा कुदरती शिकारी होती हैं और ये अपने सामने आने वाली किसी भी मछली को अपनी हड्डियों वाले मुंह में गड़प जाती हैं, चाहे वो पिराना ही क्यों ना हो। ये तो परिंदों और दूसरे जीवों को भी खा जाती हैं। नदी की सतह पर जो मिल जाए वही सही। इसके अलावा उनका अपने शिकार को खत्म करने का तरीका भी बड़ा खौफनाक होता है। इनकी जबान में दांत जैसी एक हड्डी होती है जिसकी मदद से ये छोटी मछलियों को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से से दबाकर मसल डालती हैं। इस तरह से शिकार को खत्म करना कोई खुशनुमा तरीका तो नहीं है। ये मछलियां काफी बड़ी होती हैं। हाँ, इनका मुंह इतना बड़ा नहीं होता कि ये किसी इंसान को निगल सके, लेकिन इस बात में शक नहीं है कि ये इंसान की जान ले सकती हैं। इनके हड्डी जैसे कठोर शरीर से मांसपेशियों की भरपूर ताकत जुड़ी होती है। एक बार मैं भी इनका शिकार बनते बनते बचा था। उसने मेरे सीने पर वार किया था। करीब 1.5 महीने के बाद भी मैं उसकी जोरदार टक्कर का दर्द महसूस करता रहा था। ये बात 7 साल पहले की है और तब मैं अपने एक रिसर्च साइंटिस्ट दोस्त की मदद करने गया था। वो एरापाइमा मछलियों के लिए एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे थे। उनका मकसद था नदी में रहने वाली मछलियों का दबाव कम करना और वो उस मछली को उसके साथी के साथ जोड़ा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे। हम कई मछलियां पकड़ चुके थे और उनका वजन लेकर उन्हें माप भी चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा लापरवाह भी हो गया था। तभी हमारे जाल में एक मछली फंसी तो हम उसे खींचने लगे, लेकिन तभी वो सख्त नाक वाली मछली एक मिसाइल बन गई। अचानक ही करीब 50 किलो की हड्डी मेरे सीने से टकराई। कुछ हफ्ते बाद डॉक्टरों ने बताया कि वो चोट वैसी ही थी जैसे कि किसी कार हादसे में स्टीयरिंग के टकराने पर लगती है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एक ऐसी मछली है जो पीछा करके आपका शिकार करेगी और खा जाएगी, क्योंकि इसका मुंह वैसा नहीं है। लेकिन अगर इन्हें अपनी जान को खतरा महसूस हुआ तो ये आपको नहीं छोड़ेंगे। उस घटना के बाद मुझे भी लगने लगा था कि एरापाइमा मछलियां हत्यारिन हो सकती हैं। अगर वो मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था या वो गलती से उसके जाल में फंस गई थी तो मछली ने अपनी जान बचाने के लिए उसे मार डाला होगा। इनके सिर की एक टक्कर से अच्छा भला इंसान भी बेहोश हो सकता है और बेहोश होने के बाद आप अमेज़न की इन मुर्दाखोरों की दया पर ही रहेंगे। अपनी इस राय को सही साबित करने के लिए मुझे यह दिखाना पड़ेगा कि मेरे साथ जो घटना हुई थी वो इत्तेफाक नहीं था और एरापाइमा मछलियों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी इंसान को, किसी मछुआरे को मार सकें। लेकिन उससे पहले यह साबित करना होगा कि भले ही ये अब बहुत कम बच गई हैं, फिर भी इस नदी में इतनी एरापाइमा तो हैं कि ये कारनामा कर सकें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं एक बड़ी सी एरापाइमा मछली खुद पकड़ूं। लेकिन जैसे ही मैं अपने मिशन पर मनाउस के बंदरगाह से निकला, मेरी नौका के कप्तान ने कहा कि अगर मैं मछली पकड़ना चाहता हूं तो मुझे एक तैरते घर में जाना ही चाहिए। नमक लगाकर सुखाई एरापाइमा को पूरे अमेज़न क्षेत्र में बड़े चाव से खाया जाता है, लेकिन जब से इन्हें व्यावसायिक रूप से पकड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, तब से यहाँ के रिबेरिनोस यानी नदी के लोग इन्हें छोटे छोटे तालों में पालने लगे हैं ताकि इन्हें एरापाइमा का गोश्त मिलता रहे। मैंने ये सुना है कि यहाँ की मछलियां तो बड़े शानदार करतब भी दिखाती हैं। मैं जब यहाँ पहुंचा तो ये अपनी खास हांडी से एक तैयार मछली निकाल रहे थे। सिनोर एग्रिया का मतलब है खुशहाली और वो ताल के अंदर से एरापाइमा निकालना चाहते हैं। यहाँ पर कई मछलियां हैं और इनका कहना है कि इन्हें निकालना आसान नहीं होता और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।
मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं भी मदद करूँ? यहाँ पर 30 मछलियां हैं और ये कह रहे हैं कि वो चारों ओर कूद रही हैं, इसलिए हमें उनसे बचना होगा। ऐसा नहीं करने पर सिर में चोट भी लग सकती है। ये जगह किसी बॉक्सिंग रिंग जितनी बड़ी है। आप ये समझ लीजिए कि 30 जीव आपके ऊपर हमला कर रहे हैं और आपको उनसे बचना है। तो मैं भी उसके लिए तैयारी करने जा रहा हूं। अचानक ही मुझे उस पुराने हादसे का एक एक पल याद आ गया। लेकिन मैं एक इंसान को मारने वाली मछली तभी पकड़ पाऊंगा जब मैं अपने पुराने डर से उबर जाऊं। उसके लिए अगर मुझे उनके बीच पानी में भी जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए तैयार हूं। एक बार इन मछलियों का शिकार बनने के बाद अब मुझे यह पता लगाना है कि क्या मैं इन मछलियों को अमेज़न नदी के खतरनाक आदमखोरों की लिस्ट में शामिल कर सकता हूं या नहीं। उसके लिए मुझे उनमें से एक को तो पकड़ना ही होगा, लेकिन नदी में उनका सामना करने से पहले मुझे अपने उस डर को खत्म करना होगा। ओह, मैं एक मछली से टकरा गया था। मैं कैद में रखी गई एक मछली को पकड़ने में इनकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बॉक्सिंग रिंग में आ गया हूँ। ये उतना ही बड़ा है। यहाँ करीब 35 मछलियां हैं और वो करीब करीब मेरे बराबर हैं। लग रहा है कि ओके, जाल खींच लेता हूं। किसी को जाल में फंसाना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब मैं उस रोज ऐसा ही एक जाल खींच रहा था तब उसने मेरे सीने पर जबरदस्त हमला किया था। तब मेरी समझ में आ गया था कि अगर ये डर जाएं तो किसी की जान भी ले सकती हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, लेकिन मेरे शरीर के सभी अहम अंग अभी सिर्फ एक बॉक्सर शॉर्ट से ढके हैं। अभी तक तो सब ठीक ठाक ही है। हाँ, ये कह रहे हैं कि अब वो कभी भी कूदना शुरू कर सकती हैं। ये किसी भी पल कूदना शुरू कर सकती हैं। ओके, एक भी मछली नहीं मिली। अब ये सारी कवायद फिर से करनी होगी। क्या होने वाला है ये जानकर दूसरी कोशिश और मुश्किल हो जाती है। मैं डर रहा हूं, जेरेमी डर रहा है। ये यही कह रहे हैं। ये बात तो साफ नजर आ भी रही है। ये कह रहे हैं कि इस बार वो थोड़ी थकी होंगी, इसलिए शायद पकड़ में आ जाएं। इस बात में कोई शक नहीं कि डरने या जाल में फंसने पर एरापाइमा मछली बेहद खतरनाक हो जाती है। इन एरापाइमा पालने वाले लोगों की वजह से आज मैंने अपने हाथों में एक शानदार मछली पकड़ रखी है। आप इसकी ये मोटी अब मेरे डर की जगह सम्मान ने ले ली है। हम इसे उठाने जा रहे हैं। शायद अब मैं एरापाइमा को अकेले अपने दम पर संभाल सकता हूँ। ओह, अभी तो इसका सिर छोड़ देना ही अच्छा है। इसका सिर छोड़ देने में ही भलाई है। ये तो एक ये इसे खाना चाहते हैं। वो काफी बड़ी थी, इसलिए ये एक छोटी मछली पकड़ने जा रहे हैं। अब तो इसे छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। ओके। मैंने पहले कभी कोई ऐसी चीज नहीं देखी। ये सारी मछलियां पानी के बाहर कूद रही हैं और शायद यही वो सबूत है जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन एक बात तो है, अब मुझे एहसास हो गया है कि ये हड्डियों के सिर वाली मछलियां क्या कर सकती हैं, खासकर तब जब इनका वजन दुगना हो। लेकिन सेनोर एलेग्रिया ने यह भी बताया कि ये बड़ी सफाई से जाल के सुराख से बाहर निकल जाती हैं। ऐसी चतुराई किसी और मछली में नजर नहीं आती। जब दिमाग इतना शातिर हो और शरीर में इतनी ताकत हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जान पर बनाए तो ये एरापाइमा मछलियां क्या कर सकती हैं। अब मेरी समझ में आ गया है कि मेरा सामना किन से है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए मुझे नाव से कई दिन का सफर करके उस जगह पर जाना होगा जहां आज भी एरापाइमा मछली पकड़ने की इजाजत है।
दिन भर के सफर के बाद हम नदी किनारे के एक गांव में रात बिताने के लिए रुक गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अमेज़न में गायब होने वाले तमाम लोगों की गुमशुदगी की वजह मछलियां हैं। इस नदी में एक से एक हत्यारे हैं, और मैंने यहां जब भी किसी मछुआरे से बात की, सबने उनकी ताकत के बारे में बताया। इस आदमी की बीवी को एलिगेटर के दक्षिणी अमेरिकी भाई केमन ने मार डाला था। कुछ ही दूरी पर खड़ी इनकी बेटी मजबूर होकर देखती रही। Aí esse mano fica aqui com a mamãe enquanto eu vou na casa do vaqueiro pedir socorro. इनकी बीवी मछली पकड़ने गई थी, लेकिन जब वो वापस लौट रही थीं, तो असल में हुआ ये कि उनकी नाव एक केमन पर ही चढ़ गई। वो उनकी डोंगी से टकराया, डोंगी पलट गई और फिर उसने उन्हें दबोच लिया। Depois eu gritei, aí ele soltou ela. Aí depois eu atravessei o garapé. वहां शोर मचा था, लोग चीख चिल्ला रहे थे, इसलिए केमन उन्हें घसीटकर कुछ दूर तक ले गया। फिर उनकी बेटी उनके दूसरी ओर पहुंच गई और अपनी मां को पकड़कर जमीन की ओर खींचने लगी, लेकिन वो मदद के लिए देर से पहुंच पाई थी। हालांकि उसने अपनी मां को बचाने की कोशिश तो की थी, लेकिन केमन के दिए जख्मों से कुछ दिन बाद उनकी मौत हो गई। किसी और के मुंह से ये सुनना कि किसी मछुआरे को किसी शिकारी जीव ने मार डाला है एक बात है, वो मछुआरों की कहानियां लगती हैं, लेकिन किसी ऐसे शख्स से इस तरह की कहानी सुनना जिसने अपनी आंखों से अपनी मां को उनका शिकार बनते देखा था, बिल्कुल अलग बात है। इससे हमें ये अंदाजा तो हो गया है कि ये जगह कितनी खतरनाक है, खासकर किसी मछुआरे के लिए। मुझे ये बात याद रखनी होगी कि इस नदी में सिर्फ खतरनाक मछलियां ही नहीं हैं, बल्कि कई और दूसरे जीव भी हैं जो उनसे कम खतरनाक नहीं हैं। मेरा मिशन है ये पता लगाना कि क्या एरापाइमा मछलियां वाकई अमेज़न नदी के हत्यारों के बीच शुमार होने लायक हैं। जब मैं उनकी तलाश में अमेज़न नदी में आगे बढ़ा, तो मेरा सामना हुआ इस खतरनाक इलाके में रहने वाले दूसरे उतने ही खतरनाक जीवों से। अमेज़न नदी में नियमित रूप से मछली पकड़ने जो मछुआरे आते हैं, वो खुद उन खतरनाक जीवों के निशाने पर होते हैं जो अपने जानलेवा स्वभाव के लिए पहले से ही जाने जाते हैं। मैंने सुना है कि यहां इस इलाके में एक बेहद खतरनाक केमन भी रहता है, तो अंधेरा होते ही मैं उसकी तलाश में निकल पड़ा। लेकिन यहां आकर लगा कि कोई मेरे ऊपर नजर रख रहा है। दो आंखें मेरी एक एक हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मैं रात के वक्त केमन का शिकार करने आया हूं। यहां पर एक केमन रहता है जो इतना बड़ा है कि वो इंसान को भी खा सके। कहते हैं कि वो करीब 6 मीटर का है। मेरी टॉर्च की रोशनी केमन की आंखों से परावर्तित हो रही है, जिससे उसे ढूंढने में परेशानी नहीं हो रही। हाँ, वो रहा केमन। यहां पर इतने केमनों को एक साथ देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इनके बीच रहने वाली एरापाइमा मछलियों की खासियतें उन्हें कैसे बचा कर रखती हैं। अपने मजबूत कवच की बदौलत ही वो इन खतरनाक शिकारियों के बीच भी आसानी से रह लेती हैं। लेकिन जैसे जैसे एरापाइमा मछलियों की संख्या कम होती जा रही है, वो अमेज़न के अछूते अनजान इलाकों में सीमित होती जा रही हैं। इन इलाकों में ही ये कुदरती शिकारी रहती हैं, बस्तियों से काफी दूर, जहां किसी को डॉक्टरी मदद भी वक्त पर नहीं मिल सकती। लेकिन मैं एक विशाल एरापाइमा मछली तभी पकड़ सकता हूं जब मैं अपने डर को भुला दूं और फिर अमेज़न के इन स्याह इलाकों में उन दानवों का सामना करूं। ये मछलियां इतनी दुर्लभ हो गई हैं कि अब कुछ ही जगहों पर इनके नियंत्रित शिकार की अनुमति है, और मैं अभी एक ऐसी ही जगह पर जा रहा हूं। मैं अभी आम जगहों से दूर एक ऐसी जगह पर जा रहा हूं जहां आज भी इन दानवों को पनाह मिली हुई है।
मुझे बताया गया है कि हम उस जगह पर नौका या मोटर चलाकर नहीं जा सकते हैं। वहां पानी में काफी पत्थर और टहनियां हैं, इसलिए हमें इन संकरी खाड़ियों में नाव को हाथों से खींच कर ले जाना पड़ेगा। हम अभी एक ऐसी जादुई और अछूती दुनिया में आए हैं जहां जंगल के कई रहस्यमय जीव रहते हैं। यहां शायद मुझे एक विशाल एरापाइमा मछली भी मिल जाए। ये देखिए, कमाल की मछली फंसी है। ये एक बहुत ही सुंदर कैपरारी मछली है। ओह, मैं इस मछली को पकड़कर बहुत खुश हूं। ये वो मछली नहीं है जिसे मैं पकड़ना चाहता था, लेकिन सच कहता हूं ये एक बहुत ही सुंदर मछली है। इसके शरीर पर बना ये पैटर्न वाकई कमाल का है। ये खूबसूरत कैटफिश भी अमेज़न के गहरे पानी की एक दानव ही है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि एरापाइमा एक मायावी मछली है जो आसानी से मेरे हाथ नहीं आने वाली। मौसम भी बदल रहा है, इसलिए अब मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। मुझे एक ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो ये बता सके कि वो मछली मुझे कहां पर मिल सकती है। जब मैं तूफान से बचने के लिए जंगल के अंदर गया तो मुझे वो कहानी याद आ गई जिसमें बताया गया है कि इन विशाल मछलियों को ये रूप कैसे मिला। पिरारकू एक रेड इंडियन सरदार का बेटा था, बड़ा ही क्रूर और बिगड़ैल। वो देवताओं की भी इज्जत नहीं करता था। तब देवताओं के राजा टूपा ने उसे सजा देने का फैसला किया। उसने तूफान से कहा कि जब वो मछली पकड़ने जाए तब तुम हमला कर देना, लेकिन पिरारकू तूफानों का ही मजाक उड़ाने लगा। तब टूपा खुद बिजली बनकर उसके ऊपर टूट पड़े और उसे घसीटकर नदी के तल पर ले गए। वहां उसे एक विशाल मछली में बदल दिया और वो बन गया एरापाइमा, यानी अग्नि मछली। लेकिन ब्राजील के लोग आज भी उसे पिरारकू ही कहते हैं। पश्चिम में तो हम कुदरत का सम्मान करना जैसे भूल गए हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे कबीलाई लोग हैं जो मिथक और हकीकत में कोई फर्क नहीं मानते। इस इलाके के कबीलाई लोग आज भी एरापाइमा मछलियों से जुड़े हुए हैं और उन्हें आज भी खाने के लिए ये मछली पकड़ने की इजाजत है। अगर मैं भी उस मछली को पकड़ना चाहता हूं तो मुझे उनका पुराना तरीका सीखना ही पड़ेगा। और मुझे पता लगा है कि मुंडुरुकू लोगों से बेहतर गुरु मुझे मिल ही नहीं सकता। मैं एक विशाल एरापाइमा या अग्नि मछली पकड़ने निकला हूं, वो मछली जिसे मैं नदी के दानवों में शामिल कर सकता हूं, क्योंकि वो अमेज़न नदी में इंसानों की जान लेने की जिम्मेदार मानी जाती है। अपने तजुर्बे से मैं इतना तो जान चुका हूं कि वो मछलियां काफी शक्तिशाली होती हैं। डरने पर वो किसी की जान भी ले सकती हैं। ये साबित करने के लिए कि यहाँ आज भी ऐसी एरापाइमा मछलियां हैं जो इंसान की जान ले सकती हैं, मुझे खुद एक मछली पकड़नी ही होगी। कैद में पल रही एरापाइमा मछलियों को देखना एक बात है, लेकिन उनके इलाके में उनके बेहद करीब जाना बिल्कुल अलग बात, खासकर तब जब वे खतरे में पड़ी प्रजाति हैं। लेकिन अमेज़न नदी के इन इलाकों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इन मछलियों से बड़ा पुराना रिश्ता है और मुझे उम्मीद है कि वहां पहुंचने पर मुझे उनके बारे में कई और बातें पता लगेंगी। मैं कई दिनों से लगातार सफर कर रहा हूं। अब तो लगने लगा है कि मैं आधुनिक दुनिया से करोड़ों मील दूर आ गया हूं। यहां मेरी मुलाकात हुई मुंडुरुकू लोगों से। हालांकि अब ये अक्सर पश्चिमी कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन इन लोगों का प्राचीन मिथकों पर विश्वास और जंगली जीवों से लगाव वैसा ही है जैसा पुरखों के जमाने में था। ओके, इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं यहाँ बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ, क्योंकि इस वक्त मछलियां इसी इलाके में जमा हैं। ओके, आहा, यहाँ खाने का पूरा इंतजाम है। आधुनिक दुनिया से दूर इस जगह पर इस टेरेंटुला मकड़ी जैसे जंगल के जीव का मिलना इनकी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा है। वाह, ये तो काफी बड़ी है। इसे भी दानव कहा जा सकता है।
मैं अभी इस गांव के एक माहिर मछुआरे मनैल के साथ आया हूं। ये मुझे अपने साथ एरापाइमा मछली की तलाश में ले जाने वाले हैं। मैं एक बड़ी सी एरापाइमा मछली तभी पकड़ सकता हूं जब मैं उन्हें पकड़ने से पहले उनके व्यवहार और उनके कुदरती आवास के बारे में जान लूं। मनैल ने मुझे अभी अभी बताया है कि मछली को पकड़ने के लिए सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, और मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं कि हम नदी में धीरे धीरे इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और देखेंगे कि वो कब सतह पर आती है। एरापाइमा हवा में सांस लेती हैं और इसी वजह से वो गर्मियों के मौसम में अमेज़न में बनने वाली कम ऑक्सीजन वाली झीलों में भी रह लेती हैं। लेकिन वो मछुआरों के लिए भी एक अहम संकेत होता है। जब भी वो सतह के बाहर आती हैं उनकी मौजूदगी का पता लग जाता है। जब वो किसी बात से डरी हुई नहीं होती या उनकी जान को खतरा नहीं होता, तब इतनी बड़ी मछली भी पानी में ज्यादा बड़ी तरंगे नहीं बनाती। यह है तो छोटा सा संकेत, लेकिन इससे भी उनकी मौजूदगी का पता लग जाता है। लेकिन समस्या यह है कि वो करीब 20 मिनट के अंतराल पर सांस लेने आती हैं, इसलिए यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो अगली बार सांस लेने के लिए कहां पर निकलेंगी। इसी वजह से तपती धूप में दिन भर उन विशाल मछलियों का इंतजार करते हुए हमें अक्सर वो तो नहीं मिलती, लेकिन नदी के दूसरे जीव जरूर दिख जाते हैं। मैं अक्सर लोहे के पेटे वाली नाव में ही मछली पकड़ने जाता हूं, इसलिए इन छोटी डोंगियों में बैठकर नदी में आने पर मुझे बहुत डर लगता है और खतरा भी बढ़ जाता है। अब मुझे भी अंदाजा होने लगा है कि हम कुदरत को जिस नजर से देखते हैं वो हमें वैसी ही नजर आती है। हम यहाँ काफी देर से अपनी नाव चला रहे हैं और हमने यहाँ पर कई मछलियों को सतह पर आते भी देखा है, लेकिन सच तो यह है कि मैं कुछ भी नहीं देख पाया। लग रहा है कि अभी मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरी समझ में ये बातें आएंगी। जब हम गांव की ओर लौटने लगे तब मेरे गाइड ने बताया कि ये नदी के एक दानव से बहुत डरते हैं। उसका नाम है कोबरा ग्रांजी, यानी कि बहुत बड़ा सांप। मैंने उसके बारे में पहले भी सुना है और मुझे लगता है कि वो असल में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा है, लेकिन इन्होंने बताया कि उसे यहाँ के कई लोगों ने देखा है और एक गांव को तो दूसरी जगह पर बसाना पड़ा था क्योंकि उस गांव के लोग उसकी मौजूदगी से बहुत डर गए थे। Posso entrar? Pode entrar. Eu cheguei a ver ela. Eu vi ela em terra. Em terra. मानो ने भी एक कोबरा ग्रांजी देखा था और वो तब जमीन पर था, इसलिए मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। E como foi que aconteceu? Ah, sim, nós vinha com meu avô lá debaixo da ponta da onça subindo, né? इनकी बातों से लगता है कि वो कोई बड़ा सा एनाकोंडा नहीं है, वो एक विशाल जीव है। वो काफी लंबा है, उसका सिर बहुत बड़ा है, उसका रंग काला, लाल और पीला है, उसकी पूंछ गायब है। ये एक बड़ी अजीब बात है, लेकिन इन्होंने उसे बहुत करीब से देखा था। वो सांप यहाँ था और वो पानी की ओर देख रहा था। उसका पूरा सिर मधुमक्खियों से ढका हुआ था, काला पड़ गया था, लेकिन उसे मधुमक्खियों की कोई परवाह नहीं थी। Qualquer bicho da gente mesmo. आप शायद मेरी बात पर यकीन न करें, लेकिन मैंने उसे यहीं नदी के किनारे देखा था। Só que tá em cima assim, o diabo. इन्होंने ये भी बताया कि गांव के कुछ और लोगों ने भी उस जीव को हाल में ही देखा था। मैं ये मौका नहीं चूक सकता। मैंने सोचा कि अब एरापाइमा मछली बाद में पकड़ूंगा, पहले अमेज़न की सबसे अनोखी दंत कथा की सच्चाई जान लो। मैं मुंडरूकू लोगों के पास आया हूं ताकि अमेज़न की एक सबसे बड़ी मछली को पकड़ सकूं। लेकिन जब मैं इनके ज्यादा करीब आया और इनकी दंत कथा और इनकी कहानियों के बारे में सुना तो लगा कि अभी एरापाइमा मछली पकड़ना छोड़कर मैं पहले उन सुरागों की ही जांच कर लूं जिनसे मैं नदी के एक और दानव कोबरा ग्रांजी यानी बहुत बड़े सांप तक पहुंच सकूं। बाढ़ के पानी से भरे जंगल में संकरी और टेढ़ी मेढ़ी खाड़ी से गुजरते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। गनीमत थी कि यहां पानी कम था और तभी हमें एक बिल नजर आया जो कोबरा ग्रांजी का घर हो सकता था। यही वो सांप है जिसे मैं दंत कथा का सांप समझ रहा था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको एक ऐसी जगह पर ले चलते हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहां आज भी एक वैसा ही सांप रहता है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन इन्होंने जोर दिया तो मैं चल पड़ा।
यहां आकर लगा कि अगर कोबरा ग्रांजी के रहने लायक कोई जगह हो सकती है तो वो जगह यकीनन यही है। हम पहुंच चुके हैं। अमेज़न घाटी करीब 45 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है और इस बात में कोई शक नहीं है कि अभी भी यहाँ कई और प्रजातियों की खोज होनी बाकी है। कोई नहीं जानता कि उनमें से कुछ जीव कितने बड़े होंगे। इन्होंने बताया कि ये पगडंडी उसका ही निशान है। अगर ये वाकई एक सांप का निशान है तो वो सांप बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही भारी। आप भी देख सकते हैं कि उसने जमीन पर कितना गहरा निशान बनाया है। एनाकोंडा करीब 10 मीटर लंबे हो सकते हैं। अब अगर उसे बड़ा नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि कोबरा ग्रांजी तो एनाकोंडा से कहीं बड़ा होता है। हाँ, ये जगह किसी जीव का घर लग रही है। इस बिल का आकार देखकर यह कहा जा सकता है कि इसमें रहने वाला जीव बहुत ही बड़ा होगा। यहां पर उसकी केंचुल का एक टुकड़ा पड़ा है, इसे देखते हैं। आप इसके एक एक शल्क को देख सकते हैं। जाहिर है कि कभी यहां एक विशाल सांप आया था और उसने यहां अपनी केंचुल उतारी है। तो मैं डोना सिकुआ से पूछता हूं कि इन्होंने असल में क्या देखा था। Então, essa coisa, dá para contar para mim, que foi exatamente que aconteceu quando... Porque a gente veio atrás de... डोना सिकुआ यहाँ पर कछुए के अंडे जमा कर रही थीं, तभी इन्हें नदी में वो नजर आया। वो एक बड़े से लट्ठे जैसा लग रहा था, मोटा सा ढेर। तभी इनके साथ जो आदमी था वो समझ गया कि वो सांप है और उसने अपनी शॉटगन से उसके ऊपर 3 गोलियां चलाईं, लेकिन वो जीव अपनी जगह से हिला तक नहीं। फिर वो उसी बिल में चला गया जिसे हमने पहले देखा था और वो उसी बिल में गायब हो गया। इसके बाद उसके सांस लेने से फुफकारने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हैरत की बात तो यह है कि उसे 3 गोलियां मारी गई थीं, लेकिन वो गोलियां उसके शरीर में धंसी तक नहीं थीं। Mas atirou na cabeça mesmo? Foi. हालांकि ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर मुझे इस बात पर अफसोस है कि वो आज यहाँ नहीं है। हालांकि इस बात के स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यहाँ एक बड़ा सा जीव रहता है। मुझे अब लगने लगा है कि एरापाइमा मछलियों के चक्कर में मुझे नदी के खतरनाक दानवों के इलाके में जाना होगा। इस दौरे में मैं कोबरा ग्रांजी से तो नहीं मिल पाया, लेकिन इतना समझ चुका हूं कि इन लोगों की नजरों में दंत कथा और सच्चाई किस तरह से एक ही है। इस बात में कोई शक नहीं कि मछलियों और उनके साथ रहने वाले दूसरे रहस्यमय जीवों के बारे में जानने की कोशिश में मेरी पूरी उम्र बीत जाएगी। लेकिन अब तो वक्त आ गया है कि मैंने अब तक जो सीखा है उसे परख भी लूं। ये वो जगह है जहां ये कबीलाई लोग किसी बड़ी जंग से पहले अपना दिमाग केंद्रित करने आते हैं, जंग की मानसिक तैयारी करते हैं। और मुझे भी इनकी पूरी मदद चाहिए, इसलिए कुछ देर के लिए यहां रुकना मैं समझता हूं कि मेरे लिए भी काफी अच्छा रहेगा। मैं ये तो जान चुका हूं कि अगर मैं उस मछली को पकड़ने में कामयाब होना चाहता हूं तो मुझे उसे समझना होगा, उसका सम्मान करना होगा, जिसे यहाँ के कबीलाई लोग एक योद्धा का अवतार मानते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से तो मैं तैयार हूं। अब तो मैं हूं, मेरे गाइड जॉनी हैं और वहां कहीं पर एक बड़ी सी मछली है। मैंने अब तक जो सीखा है उसकी आजमाइश करने जा रहा हूं। मैंने अभी तक कैद में रहने वाली मछलियों से कुछ सीखा है और उनके बारे में पता लगाने का तरीका सीखा है, सब्र करना सीखा है और धीरे धीरे उनके करीब जाना सीखा है, ऐसी जगह पर पहुंचना सीखा है जहां से उन्हें पकड़ने में आसानी हो। इस झील में पानी इतना कम है कि ऑक्सीजन का स्तर भी काफी कम हो गया है।
एरापाइमा का हवा में सांस लेना उसकी ताकत भी है और उसकी कमजोरी भी। ये तो आज से लाखों साल पहले वजूद में आई थी, जब मेरे जैसे शिकारी यहाँ घूमते थे और सतह पर वो इस तरह के संकेत ढूंढते रहते थे। वो देखिए, जहां पर मेरा चारा है वहीं पर कुछ बुलबुले निकल रहे हैं। हो सकता है कि वहां पर नीचे तल में एक मछली हो और वो मेरे चारे के आसपास ही खा रही हो। किसी ने चारा पकड़ा है। अरे हाँ, वो एक मछली ही है। वो मछली ही है। वाह, वो एक काफी बड़ी ऑटोम्बकी है। काफी ताकतवर मछली है। ऑटोम्बकी, एक बड़ी शक्तिशाली मछली। मैं यहां इस ऑटोम्बकी को पकड़ने नहीं आया था, लेकिन ये भी एक बड़ी मछली है। ये पिराना मछलियों की रिश्तेदार है, लेकिन इनके मुंह में बड़े इंसाइजर दांत नहीं हैं, बल्कि इनके जबड़े में चबाने वाले दांत हैं। कुदरत में इन ऑटोम्बकी मछलियों से मिलता जुलता जीव घोड़ा है। आमतौर पर ये मछलियां ब्राजील नट और दूसरे बीज ही खाती हैं, लेकिन इनका गोश्त बहुत अच्छा होता है और लोग इन्हें खाने के लिए पकड़ते हैं और ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। इतनी शक्तिशाली मछली मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इसमें अभी काफी दम है, इसे छोड़ना ही ठीक था। मैं काफी देर तक मछली पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। शायद ऑटोम्बकी के डर के मारे सभी जीव यहां से चले गए हैं। तो मैंने उन जगहों पर ढूंढने का फैसला किया जहां वो जाकर छुपते हों। शायद वहां मुझे वो दानव मिल जाए। मुझे पता लगा है कि जंगल के अंदर एक और छोटी सी झील है और वहां भी एरापाइमा मछलियों को पकड़ने की इजाजत है, लेकिन वहां उन्हें पकड़ने के बाद छोड़ना पड़ता है। हम वहां तक डोंगी नहीं ले जा सकते, लेकिन वहां पैदल जा सकते हैं। अब हम इसे यहीं छोड़ देंगे और उम्मीद है कि वहां भी मुझे बेस बनाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ये झील बहुत अच्छी लग रही है, एकदम शांत, और यहां काफी सांप भी हैं, जो बड़ी दिलचस्प बात है। मैं यहां सर्कल हुक नाम की एक चीज का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। देखकर तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ भी पकड़ में नहीं आने वाला। इसकी नोक इस तरह से निकली है कि इसमें कुछ फंस ही नहीं सकता, लेकिन सच ये है कि अगर कोई मछली इसे निगलती है तो ये हुक उसके मुंह के कोने में फंस जाएगा। ओह, अरे वो देखिए, वहां एक मछली है। मैंने उसकी लाल पूंछ एक पल के लिए देखी थी, लेकिन मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। वो एरापाइमा ही थी। अब मुझे चुपचाप ऐसी जगह पर जाना होगा जहां से मैं उस मछली के पास चारा डाल सकूं। मैंने कबीलाई लोगों से एक बात सीखी है, सब्र, जिसे करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे सब्र से काम लेना ही होगा। हाँ 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 हाँ, ये मछली ही है, काफी बड़ी मछली है, लेकिन गई कहां? हाँ, वो दिख रही है।
इससे मेरी लड़ाई शुरू हुए आधा घंटा बीत चुका है। तभी मुझे याद आया कि इस मछली के अंदर जो बागी और घमंडी आत्मा है, उसने तो देवताओं के सामने भी सिर झुकाने से इनकार कर दिया था। ये है ऑगम पेरापेगार। ये आसानी से पकड़ में नहीं आने वाली। अरे ये देखिए। Aliás, minha bolsa aqui. ओ देखिए ना कितनी आसानी से बाहर आ गई। Pegando. हाँ बिल्कुल, तुम तैयार हो? ये लो, कितनी बड़ी मछली है, जरा देखिए तो इसको। ये करीब 75 किलोग्राम की मादा एरापाइमा है। आखिरकार मुझे सबूत मिल ही गया कि आज भी इस नदी में विशाल एरापाइमा मछलियां हैं। ये नदी की असली डायनासोर है। इसे छोड़ने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये थोड़ी ताकत जमा कर ले। अगर इसे अभी छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये ठीक से सांस ना ले पाए, और तब सांस ना ले पाने की वजह से ये डूब भी सकती है। इसका सिर ही अभी पानी में है और वो भी किनारे की ओर रुख किए हुए है। अब ऐसे में अगर ये कुछ करती है तो सिर्फ एक ही तरीके से वापस जा सकती है। तब सिद्धांत रूप से ये पानी में वापस नहीं जाएगी, ये 180 डिग्री पर पलट भी सकती है। इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी इस मछली में अभी काफी दम बाकी है, और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये मुझे कभी भी गिरा सकती है, कभी भी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मछली सांस ले रही थी। इसका मतलब यह है कि ये थकी नहीं है, लेकिन इस मछली का सिर हड्डियों का है और उसके पीछे मांसपेशियों से भरा लंबा शरीर है। अगर ये मछली आज थकी हुई नहीं होती तो मैं इसे पकड़े भी नहीं रह सकता था। ये सही है। वो चली गई। हमें लग रहा था कि वो नहीं जा पाएगी, लेकिन वो आसानी से चली गई। मैं उसे पकड़े नहीं रख सका। अब मेरी समझ में ये आ गया कि मैंने भले इतना लंबा सफर किया और उस मछली से इतनी लंबी जंग लड़ी, लेकिन उसकी ताकत का अंदाजा लगाने के बाद मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आप किसी डोंगी में हो और वो आपकी डोंगी पलट दे, तो पानी में गिरने के बाद अगर आप उसके मुंह के सामने आ जाते हैं तो फिर आपके बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं जान चुका हूं कि अमेज़न नदी में सिर्फ दंत कथाओं वाले जीव ही नहीं रहते, बल्कि असली दानव भी रहते हैं। यहां जब कोई गायब होता है तो अक्सर शक के घेरे में बड़े सांप या आदमखोर केमन ही आते हैं। मैं ये पता लगाने आया था कि हम मछलियों को कमजोर समझते हैं, जबकि वो बड़ी शक्तिशाली होती हैं। अगर वो फंस जाएं, डर जाएं या उनकी जान पर बनाए तो वो अपने दुश्मन पर किसी मिसाइल की तरह हमला करती हैं। मैं जानता था कि इस बात को साबित करने के लिए मुझे अपने डर को भूलना होगा। इसके बाद जब मैं नदी में गया तो मैंने वो मछली पकड़ी जो थोड़ी मछली थी, थोड़ी दंत कथा, और तब मुझे एहसास हुआ कि उसके बारे में कही गई बातें झूठी नहीं थी। ये सचमुच ही नदी का दानव है।